हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th इकोनॉमिक्स नेम ऑफ बुक इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फुल फ्लेज रिवीजन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि 25 ऑफ मई आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो जितनी भी वीडियोस आने वाली वीडियोस हैं आप ज़रूर देखिएगा, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगी। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चैप्टर आपका बेस्ड है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1947 में जब इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट हो गई, यानी जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले गए, हमें फ्रीडम मिल गई, तो उसके बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी पर क्या कंडीशन रही। हमारे अलग अलग सेक्टर, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, डेमोग्राफिक सेक्टर, अलग अलग सेक्टर पे ब्रिटिशर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ही क्यों चूज़ किया। ब्रिटेन से जो लोग आए थे, यानी जो ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने इंडिया में ही क्यों रूल करना चाहा, उनका मेन पर्पस क्या था इंडिया में रूल करने का। तो देखिए, आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा था। मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी वहाँ काम करती थी, प्रोडक्शन लेवल अच्छा था, प्रोडक्टिविटी अच्छी थी। तो ओवरऑल हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी नज़र आई, एक तरीके से एडवांटेजेस नज़र आया। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि बेसिकली देखिए, उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी की अगर हम भारत की बात करें तो हमारा इंडिया जो है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी पर बेस्ड रहा है, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रहा है। तो ब्रिटिशर्स को महसूस हुआ कि कोई भी देश जो अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे डिवाइड है, उस देश को बांटना, उस देश को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आए और वो चाहते थे कि इंडियन इकोनॉमी जो बहुत अच्छी थी उसको एज अ फीडर यूज़ किया जाए और अपने ब्रिटेन को डेवलप किया जाए। समझ रहे हैं? यानी इंडिया को लूट कर, यानी इंडियन इकोनॉमी का फ़ायदा उठाकर ब्रिटेन इकोनॉमी को, यानी ब्रिटिशर्स इकोनॉमी को डेवलप करना उनका मेन मोटिव था। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि इस ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो अभी आपको बताया कि ब्रिटेन के आने से पहले हमारे इंडियन इकोनॉमी कंडीशन बहुत अच्छी थी। इंडिया एक प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, अग्रेरियन इकोनॉमी थी। दैट मीन्स हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था, यानी इंडिया में उस टाइम पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट बनते थे वो हैंडमेड होते थे। ऑब्वियसली जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड थी, उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा थी, लोग वर्ल्ड में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज क्वालिटी के थे। इस वजह से ओवरऑल वर्ल्ड में हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड होती थी। और यानी अगर देखा जाए तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर बहुत अच्छा था ब्रिटिश रूल के आने से पहले। बट ब्रिटिशर्स के आने से बाद क्या होगी, हमारी कंडीशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा अपोजिट हो गई। यानी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, जैसे आप अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसीज़ आई, अलग अलग ब्रिटिशर्स ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे ब्रिटिशर्स ने रेलवे डेवलप किया, रोड डेवलप किया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया। बट ये सारी पॉलिसीज़ जो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट लेकर आई थी, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, यानी अपने फ़ायदे के लिए किया। और इनकी पॉलिसी की वजह से सोसाइटी में देखा जाए, अगर इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिले। अब हम बात करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में जनरली 3 to 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वो क्वेश्चन ये है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या थे। तो अगर हम बात करें बेटा, आज़ादी के इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, दैट इज़ स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टेगनेंट का मतलब रुक जाना। तो
उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट का मतलब क्या है, आप काम करते रहिए, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब उस टाइम पर हमारी इंडिया में जो लोगों की इनकम थी, इनकम ग्रोथ जो थी वो या तो बिल्कुल ही नहीं हो रही थी, या तो इनकम ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम थी। यानी लोग काम कर रहे थे लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं था, लोगों की इनकम ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। इनकम ग्रोथ अगर थी तो वो भी बहुत ज़्यादा नाम मात्र थी, बहुत ज़्यादा नॉमिनल थी। अब ऐसे में देखिए, इकॉनमी ग्रो ही नहीं कर रही, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो जब देखिए लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, पॉवर्टी आएगी, लोग अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे थे, गरीबी देखने, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, फेमाइन्स जैसी एपेडमिक जैसी प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा था। ठीक है, तो पहला फीचर्स क्या था इंडियन इकोनॉमी का उस टाइम पर, कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, यानी इनकम ग्रोथ या तो बहुत कम थी या तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं थी। सेकंड, बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। बैकवर्ड का मतलब क्या है कि इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम था, यानी प्रति व्यक्ति जो आय थी, वो लोगों की बहुत ज़्यादा कम थी। क्लियर है, यानी अगर हम 1947 की बात करें तो पर कैपिटा इनकम इंडिया की सिर्फ 230 रुपये थी, यानी ऑन एन एवरेज एक पर्सन के पास 230 रुपये इनकम थी। तो कम पैसे होने की वजह से लोग गरीब थे, जो लोग ज़्यादातर लोग गरीब थे, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तीसरा फीचर क्या है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। दैट मीन्स अराउंड 72% पॉपुलेशन जो है हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही थी। बट इतनी पॉपुलेशन काम करने के बाद भी जो जीडीपी आ रही थी वो क्या थी, वो सिर्फ और सिर्फ 50% जीडीपी आ रही थी। दैट मीन्स 72% के आसपास लोग काम कर रहे थे, बट उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कितना था, मात्र 50%। इसका मतलब क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। और अगर प्रोडक्शन कर भी रहे थे तो सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे थे ताकि जिससे वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। चौथा, इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड था, यानी इंडिया में पहले ही बेसिक और हैवी इंडस्ट्री क्या थी, कम थी। ठीक है, मशीनों से प्रोडक्शन हमारा क्या था, बिल्कुल नेग्लिजिबल था। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, और जो कैपिटल गुड की रिक्वायरमेंट, यानी एक तरीके से देखा जाए इंडिया में मशीनें नहीं थी, मशीनों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, बेसिक हैवी इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है, और अगर कैपिटल गुड की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना था तो उसके लिए भी हमें, कैपिटल गुड्स की नीड को पूरा करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता था, ब्रिटेन पर डिपेंड होना पड़ता था, यानी हमें ब्रिटेन से वो चीज़ों को इम्पोर्ट करना पड़ता था। नेक्स्ट है रैम्पेंट पॉवर्टी। उस टाइम पर इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे, इवन दो एक दिन में लोग 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे, ना तो रहने के लिए शेल्टर था, ना कपड़े थे। ठीक है, और धीरे धीरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कारण क्या था, इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, कम थी, और हमारी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन वहीं काम करती थी। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई तो लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। और अगर अनएम्प्लॉयड है तो लोगों के पास काम नहीं है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। एंड द सिक्स्थ फीचर इज कॉलोनियल इकोनॉमी, यानी पूरी तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो कॉलोनियल इकोनॉमी बन गई थी, यानी पूरी तरीके से वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई थी। क्लियर है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें इधर इंडिया की, इधर बात करें ब्रिटेन की, तो होता क्या था, जहाँ पर बेटा ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया सप्लाई करता था फिनिश गुड, अब इंडिया कैसा हो गया था, इंडिया सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया था। यानी इंडिया क्या करता था, ब्रिटेन को रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और फिर ब्रिटेन से क्या करता था, फिनिश गुड खरीदता था। यानी अगर मान लीजिए शुगर बनानी है तो इंडिया क्या करता था, शुगर बनाने के लिए शुगर केन सप्लाई करता था, कहाँ पर, ब्रिटेन में, और फिर उस शुगर केन से जो शुगर बनती थी वही ब्रिटेन से दोबारा खरीद लेता था। क्लियर है, तो यानी इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी इंडियन इकोनॉमी का जितना भी नेचुरल रिसोर्स था, जितना भी पैसा था, धीरे धीरे ड्रेन होके कहाँ चला गया, ब्रिटेन में चला गया।
तो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो हम ये पाएंगे कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमारा हर सेक्टर क्या हो गया, डाउन हो गया। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल डाउन हो गया, वहाँ का प्रोडक्शन कम हो गया, वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, शट डाउन हो गई। हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्टेगनेंट हो गई, बिल्कुल बैकवर्ड हो गई। पोवर्टी लेवल हाई हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पूरी तरीके से हम क्या हो गए, ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गए। जहाँ पर हम एक्सपोर्टर हुआ करते थे फिनिश गुड के, अब हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टर बन गए फिनिश गुड के और एक्सपोर्टर बन गए रॉ मटेरियल के। क्लियर है? तो बेसिकली पार्ट 1 में हमने सिर्फ एक सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल एनालिसिस किया। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स का अलग अलग सेक्टर में क्या इम्पैक्ट रहा। बेसिकली आपके सिलेबस में 6 सेक्टर्स है इस चैप्टर के अंदर, तो हम उस 6 अलग अलग सेक्टर्स पर ब्रिटिश इकोनॉमी का इम्पैक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तब